बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा पहला लेक्चर होगा क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें इस एग्जाम्पल की तरफ आना होगा। इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। एक को कहा जाता है टग ऑफ वॉर, रोप एक्टिविटी है, यानी कि रस्साकशी जिसे कहा जाता है। हम रूटीन में जब हम एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है रस्साकशी, तो इसमें 6 कैंडिडेट्स एक तरफ होते हैं और 6 कैंडिडेट्स दूसरी तरफ होते हैं और वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी साइड पे ताकत अगर ज्यादा है तो वो आगे पीछे होते जाते हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेज भी आता है जो कि रस्सी का जो सेंटर होता है वो बिल्कुल बीच में ही आ जाता है, यानी कि दोनों पार्टी का या दोनों कैंडिडेट्स का जो पावर होता है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। उस स्टेट को कहा जाता है बैलेंसिंग। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की फील्ड में आते हैं तो इसमें मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन किया है कि जब लिक्विड वाटर को किसी बंद कंटेनर में रखा जाता है तो ये बात आपने नोट करनी है कि लिक्विड के सरफेस से मॉलिक्यूल्स इवैपोरेट होते जाते हैं। इस बंद कंटेनर में ये लिक्विड है और लिक्विड का ये सरफेस है। इस सरफेस से मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वो उड़ते हैं, इवैपोरेट होते हैं, क्योंकि सरफेस पे मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। तो क्या देखते हैं कि यहां से मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस पे आते हैं, चूंकि कंटेनर हमारे पास बंद होता है तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये वेपर्स इधर बन जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स सरफेस ऑफ द लिक्विड से इवैपोरेट होते हैं तो इस प्रोसेस को इवैपोरेशन कहा जाता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये मॉलिक्यूल्स वापस गिरते हैं और उस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। The coming back of vapors into the liquid state, that is called condensation. So अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इसमें वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है इवैपोरेशन और वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट होने के अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। लेकिन इसमें आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। इन 3 बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो कुछ इस तरह है कि जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हम किसे कहते हैं, ये बात आपने नोट करनी है कि जब इवैपोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो शुरू में इसकी स्पीड हाई होती है, यानी कि स्टार्टिंग में इवैपोरेशन की स्पीड हाई होती है और कंडेंसेशन की स्पीड वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब है कि ना होने के बराबर होती है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको ये फील होता है कि कंडेंसेशन का अमल भी शुरू हो जाता है और फिर एक ऐसा स्टेज भी आता है, एक ऐसा मौका भी आता है कि जब इवैपोरेशन के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार और कंडेंसेशन के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार आपस में क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। यानी कि इवैपोरेशन यानी कि रेट ऑफ इवैपोरेशन वो बिल्कुल बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। रेट किसे कहते हैं? स्पीड को कहा जाता है। यानी कि यहाँ से अगर 15 सेकंड में या 20 सेकंड में यहाँ से 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं तो वही 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर से क्या होते हैं, वो वापस लिक्विड में गिरते हैं। आपको ये सिस्टम दूर से डेड नजर आता है कि इसमें कोई चेंज नजर नहीं आता। तो ये बात आपने नोट करनी है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन यानी कि इवैपोरेशन और कंडेंसेशन के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार जब बराबर हो जाती है तो उस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है? दैट इज द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग। ये तवाज़ुन का वो हालत होता है when the rate speed of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction। कि जब इवैपोरेशन की रफ्तार कंडेंसेशन की रफ्तार के बराबर आता है, इक्वलिटी हो जाती है, उस स्टेज को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब किसी भी सिस्टम
के अंदर कीमियाई तवाज़ुन आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, तो तीन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेपर्स, ये मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। At equilibrium, the concentration of water and vapors become constant, unchanged with time. जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ना इवापोरेशन प्रोसेस की रफ्तार बढ़ती है, ना कंडेंसेशन की रफ्तार बढ़ती है, और दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो बराबर होती है, इक्वल हो जाती है, उसमें चेंज नजर नहीं आता। जितना टाइम भी गुजर जाए, एक सिस्टम की कंडीशन यानी कि एक सिस्टम का प्रेशर, एक सिस्टम का टेम्परेचर, एक सिस्टम का वॉल्यूम, एक सिस्टम की कंसंट्रेशन जब आप चेंज नहीं कर पाते तो क़यामत तक ये सिस्टम कांस्टेंट ही होता है, ये सिस्टम बैलेंस तवाज़ुन में ही रहता है। तो पहले पॉइंट में ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार क्या होती है, वो इक्वल होता है। ये रिएक्टेंट क्या चीज है, किसी भी इक्वेशन में दो तीन चीजें होती हैं। देखिए ये बीच में जो एरो आपको नजर आ रहा है, जिसको डबल फिश हुक एरो कहा जाता है, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें ये चीज जरूरी होती है। अच्छा, उस साइड पे जो चीज मेंशन होती है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, इस साइड पे राइट साइड पे इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये इन दोनों की स्पीड यानी कि रेट ये इक्वल हो जाती है तो उस स्टेज को फिर कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज, और केमिस्ट्री में फिर इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि चेंज तब नजर आता है जब आप कंडीशंस चेंज करते हैं, यानी कि कंडीशन से मुराद ये है आप सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, आप उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं घटाते हैं, या आप उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। उस सिस्टम में फिर इक्विलिब्रियम नहीं आता, इक्विलिब्रियम में फिर चेंज नजर आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब किसी भी सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम आता है तो उसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है, यानी कि अगर कोई रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, और कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि जब स्टार्ट होते हैं तो उससे प्रोडक्ट बनता जाता है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि मजीद प्रोडक्ट नहीं बनता बल्कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना लेता है, वापस आता है, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। या फिर कोई ऐसा स्टेज होता है कि रिएक्शन स्टार्ट होता है, उससे प्रोडक्ट बनता है और फिर मजीद वो प्रोडक्ट नहीं बनता। तो आप ये बात नोट करें कि जब मजीद कोई प्रोडक्ट नहीं बनता तो उस मिक्सचर के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, यानी कि रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि उसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहा जाता है। ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दोनों चीजें होती है, रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्टेंट हमारे पास नहीं रहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, रिएक्टेंट भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहा जाता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, अच्छा इसमें ये जो लिक्विड है तो लिक्विड वाटर को हमने किसी बंद कंटेनर में लिया है, लेकिन टेम्परेचर इसके लिए क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? डिफिनीशन ये है कि a reaction which proceeds in both, that is forward and reverse direction, एक ऐसा रिएक्शन जो कि आगे भी जाता है और वापस भी आता है, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान इस डबल फिश हुक एरो से हम करवाते हैं, और डबल फिश हुक एरो से क्या मुराद है कि सिस्टम हमारे पास क्या है, वो है इक्विलिब्रियम में, यानी कि आप देखें इस साइड पे चीज को रिएक्टेंट कहा जाता है, इस साइड पे चीज को प्रोडक्ट कहा जाता है। अब रिएक्टेंट में क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर गैसियस स्टेट में वो प्रोडक्ट में एमोनिया बनाता है। कुछ टाइम के बाद फिर क्या होता है कि एमोनिया के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं और वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना लेता है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि ना रिएक्टेंट क्या होता है वो खत्म होता है, ना प्रोडक्ट खत्म होते हैं, ये दोनों उस मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं, और ये सिस्टम डायनामिक होता है। डायनामिक मीन इन स्टेट ऑफ मोशन, आगे पीछे जाता है। ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता,
इस बात को भी आपने नोट करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन के लिए हम सिर्फ सिंगल एरो लगाते हैं, ये इक्विलिब्रियम नहीं होता। इसमें क्या है कि रिएक्टेंट में हमने मैग्नीशियम लिया है, सॉलिड मैग्नीशियम, उसको जब हम एक्वियस HCl में डालते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस मिला के फिर वापस मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हमें सबक मिलता है? इसमें ये सबक मिलता है कि रिएक्टेंट जाके कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, 100% कंप्लीट होते हैं। ये फिर सिस्टम में नहीं रहते, ना मैग्नीशियम रहता है ना फिर HCl रहता है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। इसमें बहुत से और भी मिसालें हैं, लेकिन एक एग्जांपल इसके लिए काफी है। अच्छा, डायनामिक इसे कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को कहा जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन मैंने ये लिखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी भी कीमियाई तवाज़ुन या इक्विलिब्रियम में एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन कि जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि आगे का जो रिएक्शन है इक्वल्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन के बिल्कुल बराबर हो जाए, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि मैंने इस पॉइंट से इसको मेंशन किया था, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट, और जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर आता है या जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट से मुराद ये है मजीद चेंज नहीं हो पा रही होती। अच्छा, आगे है, इसमें जनरल एग्जांपल है प्लस बी गोस टू प्रोड्यूस सी प्लस डी, और सी प्लस डी वापस कंबाइन होकर ए प्लस बी बना देता है। ग्राफ से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे जाहिर करते हैं, ये हमारे पास है ग्राफ। टॉपिक हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जांपल। ये जनरल रिएक्शन है, यानी कि ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, दोनों गैसियस स्टेट में है। इसका जब आपस में रिएक्शन होता है तो सी एंड डी बना देता है कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर सी एंड डी नहीं बनाता, फिर सी एंड डी वापस रिएक्शन करके ए प्लस बी बना देता है। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि न रिएक्टेंट सिस्टम में से गायब होता है, न प्रोडक्ट सिस्टम में से गायब होता है, उसी रिएक्शन मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दोनों ही मौजूद होते हैं। तो इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को जब मैं ग्राफ के जरिए जाहिर करता हूं, अगर ग्राफ को देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, और टाइम को मैंने मिनट्स में मेंशन किया है, और वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट है। तो रिएक्शन रेट को हम लोग जाहिर करते हैं मोल्स पर डी इन क्यूब में। ये कंसंट्रेशन का यूनिट है, मोल्स पर डी एन क्यूब, यहां से मेंशन करते हैं, ये मोल्स पर डी इन क्यूब है। आप लोग देख रहे हैं कि जब टाइम हमारे पास 0 था तो ये प्रोडक्ट्स भी नहीं बनी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप देखें यहां पर, ये क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन। जब टाइम हमारे पास 0 होता है तो रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा होती है और प्रोडक्ट 0 के बराबर है, क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये बात नोट करनी है कि इनिशियली, यानी कि आगाज में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाता है। उसकी वजह ये है कि रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन मिकदार रिएक्टेंट्स की ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की मिकदार कम होती है। तो ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसके प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। रिएक्टेंट का ग्राफ गिरता है, प्रोडक्ट का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि न रिएक्टेंट की ग्राफ ऊपर बढ़ती है, न प्रोडक्ट की ग्राफ, रिएक्टेंट की ग्राफ नीचे गिरती है, न प्रोडक्ट की ग्राफ ऊपर की तरफ वो जा रही होती है। और फिर एक ऐसा कांस्टेंट सिस्टम बन जाता है, एक अनचेंज सिस्टम बन जाता है कि जितना टाइम भी गुजर जाए, चाहे 20 मिनट हो, चाहे 30 मिनट, चाहे 50, 60 मिनट गुजर जाए, चाहे कयामत तक भी आप गुजर जाए, लेकिन फिर भी इस चीज में तब्दीली नहीं आती। न रिएक्टेंट मजीद गिरता है, न प्रोडक्ट मजीद बढ़ता है। तो ये बात आपने नोट करनी है कि इस सिस्टम को फिर इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है, यानी कि न प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ती है, न रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स की रफ्तार घटती है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक ही लाइन में ही आते हैं। तो इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां पर मैंने मेंशन किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, यानी कि आगे का रिएक्शन है इनिशियली, आप देखिए ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आ रहा है,
यहां से लेकर यहां तक ये ग्राफ सीधा फिर क्या होता है, वो फिर कर्व बन जाता है। तो सीधे ग्राफ से मुराद ये है कि रिएक्टेंट तेजी से गिरता है, यानी कि तेजी के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन शो करता है। ये A प्लस B गोज टू प्रोड्यूस C प्लस D बनाता है, फिर C प्लस D रिकंबाइन होकर A प्लस B बनाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को फिर कहा जाता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन, दोनों की जब स्पीड बराबर हो जाती है तो फिर हम उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इसमें इस ग्राफ से हम तीन बातें निकालते हैं। इन तीन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फर्स्ट क्या है कि इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज है, यहां से आ रहे हैं रिएक्टेंट, यहां से प्रोडक्ट जा रहा है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्पीड के साथ चलेगा क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है और प्रोडक्ट की मिकदार यहां पर क्या है, वो 0 के बराबर है। And the rate of reverse reaction is taking place in a negligible rate. Negligible मतलब ना होने के बराबर होता है, प्रोडक्ट तेजी के साथ नहीं बढ़ता। लेकिन ग्रेजुअली कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम पड़ जाती है क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार में कमी क्या हो जाती है, और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाता है, वो स्पीड अप हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट में हम ये मेंशन करते हैं कि आखिर में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों की जो रफ्तार है, रेट है, वो एक जैसी हो जाती है। और जब रफ्तार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो एक जैसी होती है तो उस स्टेज को फिर कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ये एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसी स्टेट है रिएक्शन की कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों क्या होते हैं, ये इसकी रफ्तार एक जैसी हो जाती है और ये डायनामिक होता है, स्टेट ऑफ मोशन में होता है। तो हमने आज ये 3-4 टॉपिक्स पढ़े। केमिकल इक्विलिब्रियम ये है 1 नंबर टॉपिक था। फिर उसके बाद आप लोगों ने आज पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। और लास्ट में ये 5वां टॉपिक है जिसे कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक और आम बात जो इसमें नोट करनी है वो ये है कि इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक को वैसे हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक कहते हैं इन स्टेट ऑफ मोशन, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। तो अगर किसी को इस टॉपिक की समझ नहीं आई हो तो वो क्वेश्चंस कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि हम अपनी वीडियोस को अपनी वेबसाइट पे लगाएं। और ये है कि आज के लिए ये टॉपिक काफ़ी है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस टॉपिक की बहुत ही समझ आई होगी और इंशाल्लाह कल न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।